हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी के सेशन को, जो कि 2019 पेपर 1 का है। इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे मैथ पेडागोजी के। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज कैसा है क्वेश्चन का और किस तरीके से पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। अब हमें बताना है यहाँ पर कि बच्चे एक चीज याद रखिए, लेवल कौन सा पूछा है। यहाँ पर पूछा है क्या, प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पे बच्चों का आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए गणित का कौन सा जो इन चारों पॉइंट्स में से हमें बताना है कौन सा कम प्रभावशाली है। ठीक है, पहला हमारा मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ऐसी कार्यों की अभिकल्पना की जाए, यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो मुख्यतः हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए गणित के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। अब इसमें हमें बताना है कि अगर हमें बहुत ही ज्यादा प्रभावी बनाना है, हमें गणित पठन पाठन को अगर बहुत ही ज्यादा हमें प्रभावशाली बनाना है तो कौन सी विशेषता एक सही नहीं होगी, मतलब कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है। पहला है प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना, मतलब हर दिन बच्चों का जो है, जो भी बच्चे अपने काम करते हैं उससे संबंधित चीजें पढ़ाना। ठीक है, या फिर जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ को उनके दिनचर्या से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, पहला है। और दूसरा है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना। अब एक ही चीज के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का उपयोग किया जाए। या फिर थर्ड है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। या फिर छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये कभी भी विशेषता नहीं हो सकती। गणित अध्यापन का विशेषता ये नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर यही सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बताना है। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा जाए तो उस पर आप पहले क्या कर लीजिए, उस पर सर्कल कर लीजिए, जो नहीं लिखा हुआ है या नॉट लिखा हुआ है उस पर सर्कल कर लीजिए, ताकि आंसर देते समय आपको याद रहे कि यहाँ पर नहीं, यानी कि नेगेटिव हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी की वजह से कई क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। मान लीजिए आपकी समावेशित विद्यालय, तो पता ही होगा आपको, समावेशित शिक्षा में हर तरीके के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो दृष्टिबाधित बच्चा है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे हेल्प करेंगे। पहला है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे। दूसरा है, उन्हें उचित उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। या तीसरा, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे। या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे। हम क्या करेंगे, उसे शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें उस बच्चे को, जैसे कि अगर मान लीजिए दृष्टिबाधित है, तो क्या करेंगे, या तो उसको आगे आगे की बेंच पे बिठाएंगे जिससे कि उसे सही से दिख सके, या फिर उसे कुछ इस तरीके का मटेरियल देंगे जिससे कि वो सही से देख पाए। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं बच्चे के लिए, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। अब यहाँ पे बताना है गणितीय प्रक्रम कौन सा नहीं है। पहला है आकलन करना, गणित में आकलन होता है, बिल्कुल होता है, असेसमेंट होता है, पक्षांतरण होता है, मानस दर्शन। क्या नहीं होता उसमें, कंठस्थ करना मतलब होता है, कंठस्थ करने का मतलब होता है याद करना, रट्टे लगाना। ठीक है, रट्टे लगाना कभी भी गणित का प्रक्रम यानी कि गणित पढ़ाने का तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे रट्टे लगाना तो किसी भी सब्जेक्ट में सही नहीं माना गया है। रट्टे लगाकर बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार, ये गलत है, क्योंकि इससे बच्चा क्या होगा, सिर्फ किताबी कीड़ा बनेगा, वो सिर्फ रट सकता है, उसको समझ में कुछ भी आएगा नहीं। ठीक है, तो कंठस्थ करना कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं होगा, आपके पूरा सीटेड में क्या कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इसको याद रखना है आपको हमेशा, अगर कंठस्थ लिखा हो तो यही आंसर होगा, अगर नेगेटिव पूछा गया है तो नहीं को याद रखिएगा, नहीं पे सर्कल कर लीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमें। तो आपका क्या जाता है, आपको बस एक बटन ही तो दबाना है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
और अगर आपके और भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो पहला है मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन या संरक्षण। तो इसका आंसर हमारा होगा संरक्षण। संरक्षण जो है वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से बिल्कुल भी जो है संबंधित नहीं है, और जो तीन दिए हुए हैं ये संबंधित है। अब इससे रिलेटेड आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभिक संख्या संकल्पना से क्या संबंधित है, और इसमें ये जो तीन दिए हुए मापन, वर्गीकरण और वर्ग समावेश, इनमें से एक आपको दे देगा और बाकी अलग से पॉइंट होंगे, तो आपको बताना होगा कौन सा है। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा, ये जो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों को के द्वारा, यहाँ पर सॉरी किया आएगा, के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी यहाँ पे हमें ये बताना है संख्यांक क्या होता है। संख्यांक वो होता है जैसे कि एक प्रतीक होता है, एक तरीके, जैसे हम रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं ना, जैसे क्लास 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये जो है एक प्रतीक है किसी भी संख्या को लिखने का, तो उसे कहते हैं संख्यांक। और संख्या तो आपको पता है वो 1 2 3 4 जो लिखा होता है वो संख्या होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है ये दोनों जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ए और बी, ये सही है या गलत है। पहला ऑप्शन में बताया गया दोनों, यह दोनों सही है। दूसरा है दोनों गलत है। तीसरा है ए सही है और बी गलत है। और चौथा है बी सही है और ए गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन मतलब इसमें जो ए दिया हुआ है ना, वो ए सही है और बी गलत है। मतलब संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्यांक एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, लेकिन ये जो बी पॉइंट लिखा है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन कौन सा है? पहचानिए। हमें पियाजे के प्रस्ताव के बारे में बताना है, जो उन्होंने बताया कि पियाजे के अनुसार जो माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता बताई गई है, उसे हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा कथन उससे रिलेटेड जो है सही है। सही बताना है हमें, नहीं दिया हुआ इससे, जो पॉजिटिव पॉइंट होगा हमें वो बताना है। फर्स्ट है, लंबाई के संरक्षण की समस्याओं के संरक्षण से पहले आती है। अब लंबाई का जो कंसेप्ट है वो पहले आता है और उसकी समस्याओं का जो संरक्षण है वो बाद में आता है। यह पहला। दूसरा है भार के संरक्षण की समझ, यानी कि भार पहले बच्चा समझ जाता है और आयतन बाद में समझता है। या तीसरा है आयतन के संरक्षण की समझ, यानी कि आयतन का पहले समझ आता है उसके और बाद में द्रव्यमान को समझता है। या फिर फोर्थ है भार के संरक्षण की समस्याओं के संरक्षण से पहले आती है। मतलब भार का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को पहले समस्या से पहले क्लियर हो जाता है, उसकी समस्याओं को सुलझाने से पहले। तो हमारे यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। मतलब बच्चा जो है पहले ये समझ सकता है कि भार, किसी भी चीज का भार पहले मतलब देख के बता सकता है ना, या मतलब जल्दी समझ जाता है बच्चे कि भार ज्यादा है या कम है। लेकिन जो आयतन कंसेप्ट है ना, उसको समझने में थोड़ी सी टाइम लग जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। अब एक टीचर है जो कि 4th क्लास के बच्चे को एक काम देता है। क्या देता है? नीचे लिखा हुआ है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। मतलब 25 टाइलें देता है और उनको आयताकार तरीके से उसको मतलब काटना है या जैसे भी करके, और आयताकार तरीके से उसको लगाना है। ठीक है, तो इसमें किस किस चीजों की मतलब बच्चा अगर ये जब करेगा तो वो क्या क्या चीजों का यूज करेगा। पहला है, यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं, इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी चीजों का यूज करना पड़ेगा इन टाइल वाले काम में। ठीक है, फर्स्ट है क्षेत्रफल, आयतन या लंबाई। सेकंड है आयतन, क्षेत्रफल या लंबाई। थर्ड है क्षेत्रफल, गुणनफल या परिमाप। और फोर्थ है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप। बच्चे को क्या देखना पड़ेगा? एक तो क्षेत्रफल देखना पड़ेगा कितनी जगह में लगाना है। ठीक है, गुणनफल करना पड़ेगा कि कैसे कैसे मतलब किस तरीके से आयताकार उसको काटा जाए। ठीक है, और परिमाप उसका देखना पड़ेगा कि कितना परिमाप है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गणित के प्रश्न हल करने का कौशल है? अब हमें ये बताना है, जब बच्चा गणित का प्रश्न हल करता है, जब सॉल्व करता है क्वेश्चन गणित के, मैथ के, तो किस किस चीज का यूज करता है, कौन से कौशल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। दूसरा है प्रयत्न त्रुटि विधि या चित्रांकन करना या कंठस्थ करना।
चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, या फिर लास्ट है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना या प्रतिरूप देखना। तो एक चीज हमेशा आप याद रखिए, कंठस्थ करना मैंने आपको पहले भी बताया, कंठस्थ करना कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है, कौन सा कौशल है पूछा गया है, नहीं लगाया गया। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए, जिसमें कंठस्थ है वो तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। फर्स्ट वाले में कंठस्थ करना लिखा है, सेकंड वाले में लिखा है, और थर्ड वाले में भी लिखा है, कंठस्थ की जगह लिखा है रट लेना। इसका मतलब भी वही होता है, कंठस्थ करना और रट लेना सेम है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं वह है। वन हिले का जो है एक सिद्धांत है, कुछ स्तर दिए हैं इन्होंने, विकास के कुछ स्तर दिए हैं, वो किससे संबंधित है हमें ये बताना है। पहला है भिन्न से, या संख्या की संकल्पना से, या स्थानीय मान से, या ज्यामितीय चिंतन से। तो वान हेले का जो स्तर जो उन्होंने दिया है वो दिया है ज्यामितीय चिंतन पर। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 5 है उसमें। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी, आगे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में मैथ में पूछ ही लिया जाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। अब 2005 के अनुसार हमें बताना है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी लेवल का बताना है, गणित की पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आने वाले क्लासेस में बच्चा गणित पढ़ेगा वो भी सीख जाए। या दूसरा है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। या तीसरा, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। या फिर गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो हमेशा हमें यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ही बताना है, पॉजिटिव यहाँ पर एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। बच्चे को अगर हम तैयारी करवा देंगे कि आगे आने वाली क्लास का पढ़ पाए, तो सिर्फ हम उसको किताबी कीड़ा बना रहे हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे पढ़ाया जाए जैसे कि वो जो हर दिन प्रतिदिन के अनुभव से सीख सके। जैसे अगर हम मान लीजिए प्लस पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो इस तरीके से पढ़ाएं बच्चे को प्लस, जैसे कि हम बच्चे को एग्जाम्पल देके पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी जो मदर है उन्होंने आपको दिया 5 रुपीज, ठीक है, उसमें से आपको 2 रुपीज की चॉकलेट खरीदनी है और 3 रुपीज की बिस्किट खरीदना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो गया। इस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएंगे जिससे कि उसे अपने प्रतिदिन के अनुभव से वो सीख सके। इससे क्या होगा, जब बच्चा पढ़ के जब अपने घर पे जाएगा और जब उसको पैसे मिलेंगे, जब वो दुकान जाएगा, तो ये चीज़ वो उसे को याद आएगी कि मैंने किस तरीके से आज प्लस सीखा है। तो इस तरीके से अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट भी लेगा और अच्छे से वो पढ़ भी पाएगा और समझ भी लेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशमलव वाले संख्याओं के गुणन, जैसे कि 2 दशमलव वाली संख्या है, इनका गुना करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। अगर किसी बच्चे को हमें ये सिखाना है कि हमें पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो किसके थ्रू सिखाएंगे। पहला है ग्राफ पेपर के थ्रू, या दूसरा है डायनिस ब्लॉक के थ्रू, या टेलर का गिन तारा, या फिर संख्या चार्ट। तो पॉइंट्स वाली चीजों को समझाने के लिए सबसे अच्छा होता है ग्राफ पेपर। आपको याद होगा ग्राफ पेपर पे आपने बहुत पहले ग्राफ बनाया होगा, जब बचपन में आप पढ़ते थे तब आपने ग्राफ बनाया होगा। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा सही तरीका यही है, अगर मल्टीप्लाई उन्हें सिखाना है तो ग्राफ पेपर का यूज करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 यानी 3 के छात्र में 16 गुना 25 का गुणन इस प्रकार किया। मतलब एक तीसरी क्लास का बच्चा है, उसको कहा गया कि 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसने कैसे किया वो नीचे आपको दिया गया एग्जाम्पल में, किस तरीके से उसने मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। पहला है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, वितरण सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत, या फिर पुनरावृत्त योग। तो यहाँ पे किया है उसने किसका यूज किया है, सहचर्य सिद्धांत का यूज किया है। इस मेथड को, जिस मेथड से किया है बच्चे ने, इसको कहते हैं सहचर्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। 72 इंटू 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू डैश, रिक्त स्थान की संख्या। अब यहाँ पे जो यहाँ पर डैश दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा हमें ये बताना है। पहला है 7 का गुणज है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या है, 7 का गुणज होगा, या फिर एक अभाज्य संख्या होगी, या फिर 10 से कम होगी, या एक सम संख्या होगी, या फिर तो ये जो डैश है यहाँ पर आएगा 14 आएगा। इसको आप एलसीएम लेकर करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगी कि जब कंटेंट वाला क्वेश्चन हम करेंगे पेडागोजी के बाद, उसमें मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एलसीएम वगैरह करते हैं। फिलहाल तो इसका एलसीएम करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 आंसर, और 14 जो है वो 7 का गुणज होता है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉरी भाग हो जाता है। और एक सम संख्या है, 14 एक सम संख्या है, और 56 का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैंगे ऑप्शन में सही आंसर वही होगा, ए, डी और ई। अब हम देख लेते हैं किस में सही है। ए, डी और ई फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अब चतुर्थांश हमें यानी कि क्वार्टर पढ़ाना है, बच्चे को क्वार्टर बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। पहला है चतुर्थांश के प्रतीकों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। यहाँ पे प्रति नहीं प्रतीक आएगा। बी है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे या चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, एक ठोस चीज लेंगे और चतुर्थांश में उसको बांट देंगे, मतलब कि उसको 4 हिस्सों में, चतुर्थांश वाला हिस्सा जैसे 4 हिस्से करते हैं ना एक चीज का, वैसे करके उसको बांट देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसके जो है चित्र प्रदर्शित करेंगे बच्चों के सामने। पहले चित्र दिखाएंगे कि जैसे कि ये हमने कर दिया, जैसे बच्चे को बता किसी चीज को 4 भाग में कर दिया, फिर उसको बताएंगे कि ये चौथा भाग है। फिर फिर चित्र को दिखाएंगे, चित्र बनाकर कि और भी किसी चीज को इस तरीके से हम बांट सकते हैं, इसको भी, ये भी उसका चतुर्थांश हो गया। ठीक है, ऐसे बताएंगे। उसके बाद हम उसका प्रतीक बताएंगे कि चतुर्थांश का प्रतीक कैसा होता है। ठीक है, तब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा और फिर ए आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, उनको इसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत हो सकती है, तो वहाँ पर प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ये जिस तरीके से प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ मैथ के, इसी तरीके से आपको चैनल पे सीडीपी के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि सारे ही प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। उसको भी आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी और भी समझ विकसित हो सके। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।